हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का। ठीक है, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सबसे पहले तो हम लोग फूल के बारे में ही आज पढ़ेंगे कि फूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं और जो इनमें पार्ट्स पाए जाते हैं उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो पूरे डिटेल के साथ इस चैप्टर का स्टडी करेंगे। यह चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे नीट और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, और चैप्टर का जो नाम यहाँ पे दिया गया है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्लियर हुआ, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहले पुष्पी पादप किन्हें कहते हैं? पुष्पी पादप किन्हें कहा जाता है? पुष्पी पादप मतलब कि जो वो पौधे जो फूल पैदा करते हैं। ठीक है, तो जिस पौधों में फूल उगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। जिस पौधों में फूल उगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं पुष्पी पादप। पुष्पी पादप माने जिसे फूल उगता है, जिसको एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है और चाहे पुष्पी पादप भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल फूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा एक फूल जो होता है जनरली ऐसा दिखता है। सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूल का स्ट्रक्चर जो है, सबसे नीचे जो चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत या डंठल। जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, जो इसको बोलते हैं पुष्प वृंत या डंठल, जिससे क्या होता है फूल जो है तना से क्या करता है, जुड़ा रहता है। जो फूल जिससे क्या होता है तना से जुड़ा रहता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तना से जुड़ा रहता है। लिख दे रहा हूं सब चीज। तना से क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? ये पुष्प वृंत या डंठल, इसको क्या बोलते हैं? डंठल या पुष्प वृंत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसेल। अब देखो, इसके ऊपर जो पेडिसेल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, मार्क कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मतलब जिसके ऊपर पुष्प बैठा हुआ है, जिस आसन के ऊपर पुष्प बैठा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टिकल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। इसके ऊपर जो है ये ग्रीन वाला जो पूरा पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो फूला हुआ भाग है यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये इसको हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट। फ्लावर का फीमेल पार्ट। और जो ग्रीन ग्रीन ऊपर की तरफ चार को ये निकला है, इसको बोलते हैं हम लोग मेल पार्ट। ठीक है, अब फीमेल पार्ट में कौन कौन होता है? सबसे नीचे जो यहाँ पे देख रहे हो, यहां से इधर जो आया, इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। अब अंडाशय, अब उसके बाद से है ये सबसे नीचे जो फूलों में ग्रीन ग्रीन होता है, जो कली के स्टेज में नहीं होता है। फूल जो होते हैं कली जब रहते हैं तो उसके ऊपर देखो ग्रीन ग्रीन पत्ता होता है, तो उस पत्ता को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य मतलब बाहर, और दल पुंज मतलब वो जो ग्रीन पत्ता है उसको कहा जाता है। जनरली ये कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा ग्रीने होते हैं, बट कुछ कुछ पौधों में मे भी और कलर के हो सकते हैं, बट हमेशा क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। और ये है अंडाशय। और ये है, उसके बाद ये जो बायदल पुंज है उसके ऊपर जो है ये है जयांग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग, गायनोशियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या हिंदी में इसको बोलते हैं जयांग। ये फीमेल पार्ट है। ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। ये बायोलॉजी में इसका मतलब फीमेल होता है। तो ये बायोलॉजी का फीमेल पार्ट है, ये जयांग। ठीक, अब इसके ऊपर आते हैं, तो ये जो मेल पार्ट है, सॉरी फीमेल पार्ट है, तो ये पुष्पासन हुआ, ये बायदल पुंज हो गया, ये जयांग हो गया, ये अंडाशय हो गया। और ये जो लंबा सा यहाँ से पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, एकदम लंबा सा, ठीक है, ये जो येलो येलो पार्ट है एकदम लंबा सा, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टाइल। ये सब पार्ट्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि काम आएगा। और सबसे ऊपर जो टॉप पे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ग्रीन का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फीमेल। फीमेल जो पुष्प के अंदर जो फीमेल पोर्शन है इसको बोलते हैं अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है जयांग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे स्टिग्मा। अब जो मेल पार्ट होता है उसमें दो को पार्ट है। एक जो यहाँ पे तुम देख रहे हो एकदम लंबा से यहाँ से नीचे से निकल के ऊपर तक गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पूरा को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पूरा लंबा वाले को, और लंबा वाले पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। एक्चुअली मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं वॉयलेट कलर से आपको मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहा जाता है। ये भी पूरा ग्रीन नहीं है, पूरा ग्रीन से इस तरह से करता हूं, ठीक है, पूरा ग्रीन यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर का जो सबसे टॉप वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग कोश। और ये जो लंबा सा डंठल जैसा रचना है इसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु। पुतंतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ये चीजें याद हुई?
तो ये एक बेसिक फूल का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। हाँ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बाह्य दलपुंज, और जो कलरफुल जो पार्ट होता है, पुष्प कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, मतलब रंगीन होते हैं। तो जो रंगीन वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। इसको पेटल्स कहा जाता है इंग्लिश में, या फिर कोरोला कहते हैं। और बाह्य दलपुंज को सेपल्स कहा जाता है या फिर कैलिक्स कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो ये पूरा फूल का स्ट्रक्चर है जो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे हेडिंग भी है कि पुष्प के सामान्य भाग। तो यहां तक समझ के पूरा फूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसमें कौन सा पार्ट फीमेल है, कौन सा पार्ट मेल है, ये सारी चीजें समझने के बाद अब कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं इसको। कुछ कुछ चीजें इसमें हम लोग को समझना है, वो चीजें हैं मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्प का जो अध्ययन किया जाता है ना, ये भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है, ठीक है ना। दुनिया में बहुत सारे पुष्प हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है। उस स्टडी का जिस साइंस का अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। हर चीज का स्टडी का एक नाम होता है, और पुष्प का जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अब पुष्प केवल एंजियोस्पर्म में ही खिलते हैं। किसमें खिलते हैं, एंजियोस्पर्म में, इसीलिए एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप कहते हैं। इतना चीज याद रखिएगा, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। और पुष्प केवल किसमें होते हैं, एंजियोस्पर्म में खिलते हैं, बाकी किसी पौधे में नहीं खिलते हैं। अब आते हैं कि पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सबसे पहले बाह्य दलपुंज जो पढ़ाए थे ऊपर में, उसके बाद दलपुंज, उसके बाद पुमंग, उसके बाद जयांग। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, इसको कोरोला, इसको एंड्रोसियम और इसको गैनोसियम। ये जो दोनों चीजें हैं, इसको बता दे क्या है ये दोनों जो है ये है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। और ये जो दोनों चीजें हैं ये है सेक्स ऑर्गन्स। जैसे फीमेल और मेल जो होते हैं ना, मनुष्यों में, हम लोग में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जेनाइटल पार्ट, उसी तरह पुष्पों में भी होते हैं। जो इन दोनों में ये जो बाह्य दलपुंज है, कैलिक्स है और कोरोला है, इनका डायरेक्ट कोई जनन में हाथ नहीं है, लेकिन ये जनन में सहायक होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सहायक जनन अंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश, सहायक जनन अंग, ठीक। और ये जो है ये डायरेक्ट जनन में सहायक, डायरेक्ट जनन करते हैं, माने इन्हीं में जनन होता है, पुमंग और जयांग में। ये जो है पुमंग जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन है, मतलब नर जनन भाग है, और ये मादा जनन भाग है। पुष्प के अंदर कौन है, मादा जनन भाग है। चीजें क्लियर हुई। पुष्प कितने भाग हैं, बाह्य दलपुंज और पुमंग और जयांग। ये जो ऊपर वाले हैं दोनों सहायक हैं, और नीचे वाले जो है मेन सेक्स ऑर्गन्स है। ये मेल होता है बायोलॉजी में, इसका मतलब मेल, और इसका मतलब क्या है, फीमेल। अब ये देखो बाह्य दलपुंज का क्या काम होता है। बाह्य दलपुंज क्या करता है, रक्षा करता है, किसकी, फूल की रक्षा करता है, फूल की रक्षा करता है, फूल की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है, जब फूल बंद होता है ना, कली के अवस्था में जब होता है, तो बाह्य दलपुंज उसको कवर करके रखता है, इसीलिए फूल क्या होता है, अंदर सुरक्षित होता है। अब दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, और एक चीज और, बाह्य दलपुंज का एक और काम है, ये देखे होगे कि ग्रीन होता है। कैसा होता है, यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये बाह्य दलपुंज कैसा है, ग्रीन है। तो ग्रीन है तो इसका मतलब एक और काम करता होगा, कौन सा काम, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। दलपुंज में क्या है, दलपुंज ग्रीन नहीं होता है, कलरफुल होता है, तरह तरह के। तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, कीड़ों को आकर्षित करता है। क्या करता है, कीड़ों को आकर्षित करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। आगे पढ़ाएंगे कैसे ये काम करता है, कीड़ों को आकर्षित करना इसका काम है, ठीक। कीड़ों को आकर्षित करना, बाह्य दलपुंज का काम क्या है, फूल की रक्षा करना कली की अवस्था में। और दूसरा क्या है, दलपुंज का क्या काम है, कीड़ों को आकर्षित करता है। पुमंग का क्या काम है, पुमंग मतलब ये नर जनन अंग है और ये मादा जनन अंग है। इसके बारे में डिफरेंट क्या होता है, पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पुष्प के कार्य, फूल के कार्य क्या क्या है, एक फूल का क्या क्या कार्य है, ठीक है। क्या क्या कार्य हो सकता है भाई, तो कार्य ये हो सकता है, देखो सबसे पहले तो पुष्प का काम क्या है कि ये पौधों का जनन भाग है, पौधों का जनन भाग है। मतलब क्या है कि इन्हीं में जनन होता है, पुष्प के अंदर ही क्या होता है, जनन होता है। अब इस पुष्प के कार्य में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले तो इसका काम है परागण। सबसे पहले क्या करता है, पॉलिनेशन करवाना इसका काम है। दूसरा क्या है, अंडों का उत्पादन। दूसरा क्या है,
अंडों का उत्पादन। ये परागकण और अंडा दोनों इसी में बनते हैं। परागकण किस में बनते हैं? पुंकेसर में। और अंडा किस में बनते हैं? अंडाशय में, अंडाशय के अंदर। तो ये दो काम, पहला तो मेन जो काम है इसको क्या करता है? जनन में, ये दोनों के दोनों जनन में क्या है? सहायक है, परागकण बनाना और अंडों का उत्पादन करना। दूसरा क्या काम है इसका? परागण। फूल के अंदर ही क्या होते हैं? परागण होते हैं। पॉलिनेशन जो होता है कहाँ पे होता है? फूल के अंदर ही तो होता है। एक फूल से दूसरे फूल में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, या एक ही फूल में होता है। तीसरा क्या है? निषेचन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फर्टिलाइजेशन। तो फूल में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन भी होता है। उसके बाद क्या है? बीज और फलों का विकास। जो फूल और फल बनते हैं किससे बनते हैं? जो फल बनते हैं और उसके अंदर जो बीज बनता है किससे बनता है? फूल के बाद ही बनता है। फूल के अंदर ही क्या होते हैं? दोनों बनते हैं। उसके बाद है बीज तथा फलों का प्रकीर्णन, मतलब उसके बाद बीज बनना और फल, जिससे बीज से जो है उसको दूर दूर तक क्या पहुंचाना। ये सारा का सारा काम किसका है? ये सारा का सारा क्या है? क्या है? पुष्प का है। तो परीक्षा में पूछा गया पुष्प क्या क्या काम है, तो ये सारा लिखना होगा। पहला परागण तथा अंडों का उत्पादन, दूसरा परागण, तीसरा निषेचन, चौथा बीज और फूलों का विकास, और पांचवा क्या है? बीज तथा फलों का प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें समझ गए। अब देखो निषेचन पूर्व घटनाएं, यहाँ पे क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं। अब निषेचन के पहले हमको क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि कैसे वो चीजें होता है। अब देखो सबसे पहले हमको चीज के बारे में जो पढ़ना है वो है पुंकेसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेमन। और ये कैसे दिखता है? इस तरह का दिखता है, ऐसे दो पाली वाला स्ट्रक्चर है ये, ऐसे, और ये लंबा सा इस तरह से पार्ट देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पुंकेसर। ये जो बीच में देखोगे, बीच में इन दोनों दो पालियों का होता है, और बीच में ये वाला जो है ये थोड़ा सा मोटा होता है, ऐसे, ठीक है ना। ये जो बीच वाला पाली है थोड़ा सा मोटा होता है, और साइड साइड में दो पाली ऐसे तुमको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसका कार्य क्या है? इसको देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। अभी पढ़ा रहे थे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। ये चीज समझ में? इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेकर पूरा यहां तक को बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। सबसे पहले तो यही चीज समझ लो कि पुंकेसर है क्या। पुंकेसर जो है, पुंकेसर है पुष्प का नर जनन भाग। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है नर जनन भाग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और परीक्षा में कई बार पूछता भी है कि पुष्प का नर जनन भाग क्या है, तो पुष्प का नर जनन भाग क्या है? पुंकेसर कहलाता है। अब पुंकेसर के में क्या क्या होता है? पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले पुतंतु। सबसे पहला भाग कौन है? पुतंतु। पुतंतु माने जो फिलामेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। दूसरा है संयोजी, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ये जो बीच में तुम रेड लाइन देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयोजी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी। तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तीसरा जो पार्ट है ये है उसका परागकोश, जो सबसे टॉप पे ऊपर होता है। पराग जो यहाँ पे पुंकेसर के सबसे टॉप पे यहाँ पे देख रहे हो, सबसे ऊपर जो पार्ट है गोल सा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, ठीक है। पुतंतु के ऊपरी भाग में क्या होता है? परागकोश स्थित होता है, अभी बताएं। और एंजियोस्पर्म में परागकोश दो पालियों लोब्स का बना होता है। दो पालियों का बना होता है, जिसके प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं। पहले तो दो पाली का होता है, और दो पाली के अंदर दोनों क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। अर्थात पराग कोष कैसे होते हैं? द्विकोष्ठी होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर कैसे होते हैं? द्विकोष्ठी होते हैं। मतलब ऐसा समझो कि जो पराग कोष होता है पहले तो इस तरह का दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ठीक है, और फिर ऐसे दिखता है। और दोनों के अंदर क्या है कि दो दो लोब ऐसे देखने को लिए मिलेंगे। ये दो लोब हो गए, ये दो लोब है, एक लोब है, एक लोब है, और दोनों के अंदर दो दो क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। मतलब छोटे छोटे गोलाकार संरचना होते हैं जिनको कोष्ठ कहते हैं, ठीक। परागकोश एक चतुष्कोणीय रचना, आ गया ना। चतुष्कोणीय रचना मतलब इसमें चार स्ट्रक्चर इस तरह से तुमको देखने को क्या मिलेंगे, जो प्रत्येक में दो पाली में होते हैं। एक दो इसमें होते हैं और दो इसमें होते हैं। दो पाली का होता है, इस तरह से देखने को लगता है। अब देखो लघु बीजाणुधानी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पराग कण क्या होते हैं? भरे होते हैं। पराग कण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलन सैक्स, ठीक है ना। इंग्लिश यहाँ पे गलती लिखा गया है। पराग कण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। और माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी इसको बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या आता है? अब देखो इसी को, ये जो पराग कोष होता है ना,
ऊपर कहाँ गया, ये जो पराग कोश है, तो इस पूरे पराग कोश को या तो पराग कोश कहते हैं और नहीं तो लघु बीजाणुधानी कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। तो पुंकेसर कहाँ होते हैं, परागकण कहाँ होते हैं, बनते हैं किसमें, पुंके थी पराग कोश के अंदर। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम बोलोगे सर ये चीजें बताए नहीं यार, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कुछ बेसिक टर्म जो है उसको तुम लोग क्लियर कर लो पहले। अब क्या क्या टर्म है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कहाँ गया रेड ग्रीन, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, जल्दी आ जा, 3 नंबर। ठीक, देखो जो लघु बीजाणुधानी होती है उसी को हम लोग कहते हैं पराग कोश, इतना चीज याद रखना। जो लघु बीजाणुधानी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश। चाहे लघु बीजाणुधानी बोलो चाहे परागकोश बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। ये चीजें टर्म याद रखिएगा, चाहे लघु बीजाणुधानी बोलो चाहे परागकोश बोलो, दोनों कहते हैं हम लोग एंथर। लघु बीजाणु को हम लोग बोलते हैं पराग कण। सॉरी डार्क वाला थोड़ा ले लेता हूं। ठीक है, तो ये लघु बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कण कहते हैं। लघु बीजाणु को क्या कहते हैं, पराग कण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन्स। ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन पूरे बायोलॉजी को हिला के रख देंगे। अगर एक भी गलती इधर उधर हुआ ना तो सारा का सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलती हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं, एंथर बोलते हैं। और लघु बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। चाहे पराग कण बोलो चाहे लघु बीजाणु बोलो, दोनों एक ही चीज है। तीसरा, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणु किसको बोलते हैं, पराग कण को। और लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या है, पराग कण का बनना। तो लघु बीजाणु का मतलब क्या है, पराग कण का क्या है, बनना। तो ये चीजें तीनों क्लियर हुई। मतलब क्या है कि सबसे पहले लघु बीजाणुधानी किसको कहते हैं, तो लघु बीजाणुधानी परागकोश को कहते हैं। लघु बीजाणु किसको कहते हैं, परागकण को ही बोलते हैं। और तीसरा लघु बीजाणु जनन किसको कहते हैं, तो परागकण का जो बनना है उसी को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। चलो अब देखो, परागकोश की दोनों पालियां एक मध्यारी रेखा से जुड़ी रहती है जिसे योजी कनेक्टिव कहते हैं, योजी कहते हैं। अब रहते ना कि जो परागकोश होता है उसके दो पाली होते हैं इस तरीके से, पहला पाली ये हो गया और दूसरा पाली क्या होगा, ये होगा इस तरीके से। और दोनों पाली क्या होते हैं, एक इस तरह से एक लाइन होती है बीच में जिससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये जो बीच वाला लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजी। इसको क्या बोलते हैं, योजी। ठीक, समझ गए। अब देखो लघु बीजाणु जनन किसको कहा जाता है, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, देखो यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद इस प्रक्रिया में लघु बीजाणु बनते हैं, इन्हें परागकण कहा जाता है। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं। इसे क्या कहते हैं, परागकण कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। सिंपली समझो लघु बीजाणु जनन क्या है, तो लघु बीजाणु जनन है पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। अब देखो जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तब वो फट जाते हैं जिससे कई हजार परागकण एक साथ क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। जब ये परागकोश है, ये जो परागकोश है, तो जब ये परागकोश क्या होंगे, पूरे रूप से पक जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ये बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है ना। अब फटने के बाद क्या होगा, फटने के बाद होगा कि इसमें जो परागकण ऐसे अंदर भरे हुए हैं, परागकण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, अभी पढ़ाएंगे परागकण के बारे में भी। तो परागकण जितने भी भरे हैं, अगर यहाँ से पाली क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, फट जाएगा यहाँ से पाली, तो ये क्या होगा, पूरे परागकण हवा में क्या होंगे, इस तरह से उड़ने लगेंगे, हवा में क्या होंगे, और एक साथ में कितना हजार क्या आएंगे, परागकण उड़ के बाहर जाएंगे। अब देखो इसका मतलब होता क्या है। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, लघु बीजाणुधानी की संरचना पहले ही हम लोग क्या किए, बता दिए तुमको कि लघु बीजाणुधानी कैसा होती है, संरचना चतुष्कोष्ठीय होती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, चतुष्कोष्ठीय, मतलब इसमें चार लोब होते हैं इस तरीके से, दो लोब हुए, दोनों लोब में क्या है कि दो दो पोस्ट इस तरह से क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से होते हैं चतुष्कोष्ठीय संरचना। यह सामान्यतः 4 भित्तियों से मिलकर बनी होती है। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना हम पढ़ रहे हैं, तो ये पहला नंबर तो चतुष्कोष्ठीय होती है, दूसरा नंबर इस 4 भित्तियों से मिलकर बना था। लघु बीजाणुधानी कितने भित्तियों से मिलकर बना था, 4 भित्तियों से। अब कौन कौन है 4 भित्ति, इसके बारे में जानो। देखो सबसे बाहरी वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। सबसे बाहरी वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिडर्मिस। दूसरा जो त्वचा है उसको बोलते हैं हम लोग मध्य परत। क्या बोलते हैं, मध्य परत, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। तीसरा है अंतःस्थीसियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथेसियम। और चौथा है टैपिटम,
चौथा कौन सा है लेयर? टैपिटम। तो ये 4 के 4 लेयर है किसका? लघु बीजाणु धानी का। लघु बीजाणु धानी का। लघु बीजाणु धानी के 4 गो स्ट्रक्चर है ये, और चारों का नाम यहाँ पे दिए, बाह्य मध्य परत, अंतस्थिसियम और टैपिटम। ठीक, अब देखो इसके आगे क्या होता है। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम का लेयर होता है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर का लेयर क्या है? एपिडर्मिस। उसके नीचे क्या है? एंडोथीसियम होती है। इसकी भित्तियां परिपक्व हो जाने पे मोटी हो जाती हैं, परंतु कहीं कहीं से ये पतली रह जाती है। इस स्थान को स्टोमियम कहा जाता है। इस स्थान को क्या कहा जाता है? स्टोमियम। स्टोमियम थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्टोमियम आगे समझ में आएगा कि क्यों स्टोमियम इसको कहते हैं, और क्यों इसको स्टोमियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको बताएंगे। स्टोमियम याद रखिएगा। देखो, एंडोथीसियम जो होता है, एपिडर्मिस के नीचे क्या सा लेयर होता है? एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम क्या होता है? परिपक्व हो जाने में मोटी हो जाती है, परंतु कहीं कहीं क्या होती है? ये पतली रह जाती है, और उस पतली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम। जहां से परागकोश का स्फुटन होता है। परागकोश का क्या होता है? स्फुटन। स्फुटन होता है माने फूटना। अब बताया देना, परागकोश जब परिपक्व हो जाते हैं तो क्या होता है? फट जाते हैं। फटने के बाद से क्या होता है? उनमें से बहुत ज्यादा मतलब परागकण क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं हजारों की संख्या में। अब ये कहां से होता है? देखो, जो सबसे बाहरी वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे जस्ट होता है यहाँ पे बहुत सारा मोटा लेयर एक, इसका नाम है एंडोथीसियम। क्या नाम है इसका? एंडोथीसियम। कहाँ गया ये? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। बहुत मोटा लेयर होता है, और कहीं कहीं पे ये बहुत पतला होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है? कहीं कहीं पे बहुत, सब जगह मोटा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है? ये बहुत थोड़ा सा पतला हो जाता है। मान के चलो यहाँ पे पतला है, और जब परागकोश फटेगा ना, तो यहीं से क्या होगा? यहीं से परागकण क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमियम। स्टोमियम। समझ गए? मध्य परतें प्राय नष्ट हो जाती है, और टैपिटम वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु को पोषण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। टैपिटम याद रखिएगा। टैपिटम क्या होता है? कि लघु बीजाणु को पोषण, लघु बीजाणु जो होते हैं मतलब जो परागकण होते हैं, उनमें क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टैपिटम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है लघु बीजाणु धानी का, क्योंकि ये क्या होता है? जो वृद्धि कर रहे हैं लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु है, या फिर जो भी माने परागकण है, उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, ताकि परागकण अच्छे से क्या है? परिपक्व हो सके। अब लघु बीजाणु और परागकण में क्या अंतर है? बताए थे ना कि लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है। तो दो नाम क्यों एक ही चीज के? वो इसलिए क्योंकि देखो, लघु बीजाणु और परागकण में क्या अंतर है? में अंतर, थोड़ा अंतर समझ लेते हैं क्या अंतर है। देखो, लघु बीजाणु नर युग्मक की प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणु को नर युग्मक का प्रथम कोशिका बोले जाते हैं। जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्तियां बन जाती है, तब उसे परागकण कहते हैं। समझ गए क्या है? लघु बीजाणु क्या है? प्रथम नर कोशिका है। नर कोशिका की प्रथम कोशिका है वो। और जब लघु बीजाणु के चारों ओर भीति बन जाती है, तब उसको परागकण कहते हैं। मतलब एक ही दोनों है। पहले सिंपल सा इस तरीके से था, तो इसको बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु। इसके ऊपर क्या हुआ कि भीति अगर बन गया, यहाँ पे क्या हुआ? भीति बन गया दो गो ऊपर से इस तरीके से, तब ये हो गया परागकण। परागकण के ऊपर दो भीति होती है। अभी आगे पढ़ाएंगे क्या होते हैं। ठीक, अब परागकण के बारे में ही पूरा डिटेल स्टडी है। अब सभी एंजियोस्पर्म के परागकण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बताए थे कि सभी जीवों के लाइफ स्पेन क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं। उसी तरह से सभी एंजियोस्पर्म के जो परागकण होते हैं कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सभी एंजियोस्पर्म के परागकण के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा, परागकण कैसे होते हैं? परागकण छोटे गोलाकार या अंडाकार होता है, जिनका व्यास लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। परागकण बहुत छोटे होते हैं, उनको हम लोग नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक, अब तो कितने साइज होता है उनका? 25 से लेकर 50 तक। लगभग गोलाकार या अंडाकार इस तरीके से दिखता है परागकण सभी का, लगभग। मतलब ऐसा नहीं कि सबका एक ही जैसा दिखेगा। ये दो भित्तियां होती है। परागकण में कितनी भित्तियां होती हैं? दो भित्तियां। सबसे पहले जो बाहरी होता है उसको बोलते हैं बाह्य चोल, अंदर वाले को बोलते हैं अंतःचोल। और जो बाह्य चोल होता है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो अंतःचोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटाइन। अब बाह्य चोल किससे बना होता है? बाह्य चोल एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल का नाम है, वो है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। बाह्य चोल किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का बना होता है। अब ये स्पोरोपोलिनिन ना थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसलिए क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना बेहतरीन केमिकल है कि इसको बताना क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। अब बताना जरूरी क्यों है? अभी बता रहा हूं, देखो पहले इसको हटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नंबर पे आ जाते हैं फिर से समझाने के लिए।
ब्लैक में। स्पोरोपोलिनिन, जो परागकण का जो बाहरी लेयर होता है, परागकण में कितनी भित्तियां होती है? 2 भित्तियां होती है। मान के चलो एक परागकण ऐसे हुआ तो इसमें 2 गो भित्ति होगा, एगो इसको मान के चलो ऐसा दिखाते हैं, ये पहला भित्ति, और दूसरा भित्ति कौन सा होगा? ये होगा, दूसरा भित्ति ये होगा। ठीक, तो ये जो बाहर वाला है, ये जो इसको बोलते हैं एक्साइन माने बाह्यचोल, और ये जो अंदर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटाइन। इसको एंटाइन कहते हैं, समझ गए? तो बाह्यचोल जो होता है वो किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से क्या होता है? बना होता है। स्पोरोपोलिनिन अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक पदार्थ है, इतना याद रखिएगा। खतरनाक मतलब जहरीला नहीं, अभी तक पदार्थों में सबसे ज्ञात, सबसे मजबूत कार्बनिक पदार्थ है। अभी तक ज्ञात सबसे मजबूत कार्बनिक पदार्थ है। मतलब इसको स्पोरोपोलिनिन उच्च ताप, प्रबल समन, प्रबल क्षार, प्रबल एंजाइम्स, प्रबल यहाँ पे समन नहीं होगा, यहाँ पे अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल एंजाइम से नहीं टूट सकता है। इसीलिए परागकण जीवाश्म की तरह संरक्षित रहते हैं। याद रखिएगा, जो परागकण की बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं एक्साइन, और एक्साइन जो बना होता है किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन अब तक ज्ञात सबसे खतरनाक मटेरियल है, अभी तक ज्ञात सबसे मजबूत कार्बनिक पदार्थ है, जो क्या कर सकता है? उच्च ताप, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल एंजाइम भी इसको तोड़ नहीं सकते हैं, घुला नहीं सकते हैं, चाहे गला नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं। इसीलिए परागकण क्या होते हैं? जीवाश्मों की तरह संरक्षित रहते हैं। कई सालों तक परागकण क्या होते हैं? जिंदा रह सकते हैं। और किसके चलते रहते हैं? वो रहते हैं उसके चलते, स्पोरोपोलिनिन के चलते। क्लियर हुआ? अब अंदर की पत्ती क्या होती है? अंदर की जो है इंटाइन जो है, अंदर की जो परत है वो किससे बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है। याद रखिए, क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट भी होता है। इंटाइन किससे बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसका कोई खास काम नहीं है, बट इतना याद रखिएगा कि इंडाइन किससे बनी? तो पेक्टोसेल्यूलोज के। अब देखो, विभिन्न जातियों के परागकणों की एग्जाइन की संरचना अलग अलग होती है, जिसके कारण इनकी जातियों का पहचान होता है। अब कैसे पता चलेगा कि इतने सारे प्लांट है, 2.5 लाख जो एंजियोस्पर्म है खाली अभी इस दुनिया में, तो कैसे पता चलेगा किसका परागकण है किसका नहीं है? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि परागकण का अध्ययन किया जाता है, तो उसके ऊपर ना एक्साइन का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि परागकण के ऊपर जो एक्साइन है, जो बाहरी परत है, वो कैसा दिख रहा है। हर मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म है दुनिया में, सबके एक्साइन क्या होते हैं? परागकण का जो सबसे बाहरी परत है क्या है? सब अलग अलग होता है। ये चीजें क्लियर हुई? तो एक्साइन को ही देख के इनकी जातियों का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है कि कौन सी जाति का है, कि मतलब अड़हुल का है, कि गुलाब का है, कि किस चीज का ये परागकण है। अब देखो, परागकण का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं परागाणु विज्ञान। परागकण का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? परागाणु विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलिनियोलॉजी। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैलिनियोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फूलों के अंदर होता है ना एटोनोलॉजी, एंथोलॉजी, उसी तरह से परागकणों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परागाणु विज्ञान। ठीक है, परागाणु विज्ञान। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।